हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी का मशहूर नॉवल ABC मर्डर्स हिंदी में। इस कहानी को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ये चौथा भाग है। बाकी के भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 21। पत्र के आने की खबर मिलते ही यार्ड से इंस्पेक्टर क्रोम वहां आ गया था और अभी भी वहीं था। फ्रैंकलिन क्लार्क और मीगन बर्नॉड भी आ गए थे। मीगन ने बताया कि वो भी बेक्सहिल से आई थी। क्लार्क ने इंस्पेक्टर से पूछा, तो आपकी क्या योजना है इंस्पेक्टर? काफ़ी बड़ी है मिस्टर क्लार्क, इंस्पेक्टर ने कहा। देखिए, इस बार हमें उसे पकड़ना ही है, क्लार्क ने फिर से कहा। मैं आपको बता दूं इंस्पेक्टर कि हमने इस केस से निपटने के लिए अपना ही एक संगठन बना लिया है, इससे जुड़े सारे लोगों का एक दल। क्रोम ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा। ओह अच्छा, लगता है आप शौकिया काम करने वालों को कुछ खास नहीं समझते। आप लोगों के पास उतने साधन नहीं होते। लेकिन इस सब में हमारा अपना स्वार्थ होता है, हमारे अपनों के लिए हमारी चिंता, और वो सबसे बड़ी बात है, फ्रैंकलिन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस बार आपका काम भी आसान नहीं होने वाला है। असल में मुझे तो ये लगता है कि ABC ने एक बार फिर से आपको हरा दिया है। क्लार्क की ये बात सुनकर क्रोम थोड़ा चिढ़ गया। मुझे नहीं लगता कि इस बार लोगों को हमारे इंतजाम में नुक्ताचीनी करने के लिए कुछ मिलेगा, उसने कहा। उस बेवकूफ़ आदमी ने हमें अच्छी खासी चेतावनी दी है। 11 तारीख अगले बुधवार को है। हमारे पास अखबारों में प्रचार करने के लिए बहुत टाइम है। डॉनकास्टर को भरपूर चेतावनी मिल जाएगी। D अक्षर से नाम शुरू होने वाला हर एक आदमी पूरी तरह सावधान हो जाएगा। इस सबसे अच्छा ही होगा, हम शहर में बहुत सी पुलिस लगाएंगे। इंग्लैंड के सारे चीफ इंस्पेक्टर इस बात पर सहमत हो चुके हैं और इसका सारा इंतजाम भी हो चुका है। पूरा डॉनकास्टर शहर, पुलिस और नागरिक एक ही आदमी को पकड़ने में लगे होंगे, और अगर किस्मत ने हमारा साथ दिया तो हम उसे आराम से पकड़ लेंगे। क्लार्क ने एक ठंडी सांस भरी और धीमे स्वर में कहा, साफ दिखाई दे रहा है कि आपको खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब? क्या आपको पता नहीं इंस्पेक्टर कि अगले बुधवार को डॉनकास्टर में सेंट लेजर हो रहा है? उसकी बात सुनते ही इंस्पेक्टर का मुंह लटक गया। इस बार वो अपना डायलॉग ओह अच्छा कह ही नहीं पाया। उसके बदले में उसने कहा, इससे तो बात बहुत मुश्किल हो जाएगी। पोयरो बड़े ही अजीब स्वर में बुदबुदाया। ABC पागल तो है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। ये तो सरासर चालाकी है। मुझे तो लगता है कि कत्ल दौड़ के मैदान में होगा, और उस वक्त जब दौड़ हो रही होगी, क्लार्क ने सुझाव दिया। इंस्पेक्टर क्रोम हाथ में चिट्ठी पकड़े उठ खड़ा हुआ। हमारी बदकिस्मती है और कुछ नहीं, इतना कहकर वो बाहर चला गया। हमें हॉल में कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। कुछ देर बाद थोरा ग्रे ने भीतर प्रवेश किया। उसने उत्सुकता से कहा, इंस्पेक्टर ने बताया है कि एक और पत्र आया है। इस बार कहाँ? डॉनकास्टर में, सेंट लेजर वाले दिन, क्लार्क ने उसे बताया। कमरे में मौजूद सभी लोग इस बात की गंभीरता को समझ रहे थे, और इस बात को भी कि ऐसे माहौल में हत्यारे को पकड़ना करीब करीब नामुमकिन ही होगा। सबके चेहरों पर छाई निराशा को देखते हुए पोयरो ने बोलना शुरू किया। दोस्तों, हमें अपनी ताकत को बिखरने नहीं देना है। हमें इस मामले में अपनी सोच और तरीके दोनों में पूरी प्लानिंग करके सही ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। सच के लिए हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर खोज करनी चाहिए। हम सबको खुद से ये पूछना चाहिए कि मुझे हत्यारे के बारे में क्या पता है, और इस तरह हम उस शख्स की एक मिलीजुली तस्वीर बना लेंगे जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, थोरा ग्रे ने असहायपन से कहा। नहीं नहीं मैम, ये सच नहीं है। हम में से हर एक को कुछ ना कुछ ज़रूर पता है, सिर्फ अगर हमें ये पता हो कि वो कुछ क्या है। क्लार्क ने असहमति में सिर हिलाया। हम कुछ नहीं जानते मिस्टर पोयरो। वो बूढ़ा है या जवान है, गोरा है या काला है, हम में से किसी ने ना उसे कभी देखा है और ना कभी बात की है।
और जो कुछ हमें पता है उसकी जांच तो हम पहले भी कई कई बार कर चुके हैं। पॉयरो ने उत्तर दिया, हर बात की नहीं। मिसाल के तौर पर मिस ग्रे ने हमें बताया था कि जिस दिन सर कारमाइकल की हत्या हुई उस दिन उसने ना किसी अजनबी को देखा था और ना ही किसी से बात की थी। हाँ, ये सही है, थोरा ग्रे ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या वाकई? लेकिन लेडी क्लार्क ने तो हमें बताया कि उन्होंने अपनी खिड़की से तुम्हें सामने वाले दरवाजे पर खड़े किसी आदमी से बात करते देखा था। उन्होंने मुझे किसी अनजान आदमी से बात करते देखा? लड़की वास्तव में काफी हैरान दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे के भाव निर्दोष और निर्मल ही लग रहे थे। उसने इनकार में सिर हिलाया। लेडी क्लार्क को गलती लगी होगी। मैं कभी भी ओ, अरे याद आया, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, इस बारे में मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। उस दिन एक आदमी घर आया था जो मोजे वगैरह बेचता है। वो शायद पहले फौज में रह चुका है। ये लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया। मैं हॉल में से गुजर रही थी जब वो दरवाजे पर आया। घंटी बजाने की बजाय वो मुझसे बातें करने लगा। लेकिन वो बुरा आदमी नहीं था, शायद इसीलिए मैं उसके बारे में भूल गई। पॉयरो सिर के पीछे दोनों हाथ बांधे इधर से उधर झूम रहा था। वो अपने आप से ही इतनी तेजी से कुछ बड़बड़ा रहा था कि हर कोई बिना कुछ बोले सिर्फ उसे ही देख रहा था। वो कह रहा था, मोजे मोजे मोजे, आता है जाता है, मोजे मोजे, यही तो असली बात है। हाँ, 3 महीने पहले, उस दिन भी और अब भी। ओ माय गॉड, अब मुझे समझ आ गया। इतना कहकर वो सीधा होकर बैठ गया और बड़े ही विश्वास भरे स्वर में कहने लगा, तुम्हें याद है हेस्टिंग्स, एंडोवर, वो दुकान? हम ऊपर गए, वहाँ सोने का कमरा, एक कुर्सी पर, और अब मैं जान गया हूँ कि वो क्या था जिसने 2 दिन पहले मेरा ध्यान आकर्षित किया था। वो तुम थी मैडम। इतना कहकर वो मीगन बर्नार्ड की ओर मुड़ा। तुमने अपनी माँ के बारे में बताया था जो रो रही थी क्योंकि उसने उसी दिन तुम्हारी बहन के लिए नए मोजे खरीदे थे जिस दिन उसका कत्ल हुआ था। देखा आप सब लोगों ने, वही बात 3 बार दोहराई गई है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। जब ये मैम बोल रही थी तभी मुझे लगा कि जो वो कह रही थी उसका किसी और चीज़ से भी संबंध है, लेकिन अब मुझे याद आ गया है कि किस चीज़ के साथ। मिसेस एशर की पड़ोसी मिसेस फोलर ने जो कहा उसके साथ। उन लोगों के बारे में जो हमेशा कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते रहते हैं। उसने भी मोज़ों का जिक्र किया था। बताओ मैम, ये सच है या नहीं कि तुम्हारी माँ ने वो मोज़े किसी दुकान से नहीं खरीदे थे बल्कि दरवाजे पर आकर बेचने वाले किसी आदमी से खरीदे थे? हाँ हाँ, खरीदे थे, मुझे अब याद आ गया है। उसने ये भी कहा था कि उसे इन बेचारे लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो चीज़ों को बेचने के लिए घर घर जाते हैं। लेकिन इन सब में आपस में संबंध क्या है? एक आदमी जुराबें बेचता है, इससे तो कुछ साबित नहीं होता, फ्रैंकलिन ने कहा। ये एक संयोग नहीं हो सकता, पॉयरो ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। 3 अपराध और हर बार एक आदमी मोजे बेचता हुआ घटनास्थल पर मौजूद होता है। फिर वो थोरा की ओर मुड़ा। जरा उस आदमी का हुलिया बताइए मिस ग्रे। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। पता नहीं, मैंने उसे ध्यान से देखा भी नहीं था। मेरे ख्याल से उसने चश्मा पहना हुआ था और एक गंदा सा ओवरकोट। और याद कीजिए मैम। मुझे कुछ याद नहीं, मैंने उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं था। वो आदमी उस तरह का नहीं था कि जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे। पॉयरो गंभीरता से बोला, आप सही कह रही हैं मैम। हत्यारों का सारा राज ही इस बात में होता है कि आप उनका वर्णन कैसे करते हैं। बिना किसी शक के वही आदमी हत्यारा था। वो ऐसा आदमी नहीं था जो आपका ध्यान खींचे। इस बारे में कोई शक हो ही नहीं सकता। आपने न चाहते हुए भी हत्यारे का वर्णन कर दिया है। अध्याय 22। मिस्टर अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट बिना हिले डुले बैठा था। उसका नाश्ता प्लेट में पड़ा बिना चखे ही ठंडा हो चुका था। चाय की केतली के सहारे एक अखबार टिका था और उस अखबार को कस्ट गहरी दिलचस्पी से पढ़ रहा था। अचानक वो उठ खड़ा हुआ और 1-2 मिनट इधर उधर टहलने के बाद फिर से कुर्सी पर बैठ गया।
एक दबी हुई कराह के साथ उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। दरवाज़ा खुलने की आहट उसे सुनाई नहीं दी। उसकी मकान मालकिन मिसेज मरबरी दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ मिस्टर कस्ट, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उसने पूछा। कस्ट ने हाथों से सिर ऊपर उठाया। कुछ खास नहीं, सुबह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मिसेज मरबरी ने नाश्ते की ट्रे पर नज़र डाली। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, आपने नाश्ते को छुआ भी नहीं है। क्या आपके सिर में फिर से दर्द हो रहा है? नहीं, लेकिन मैं कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहा हूँ। ओह, फिर तो आप आज बाहर नहीं जाएंगे? कस्ट उछलकर खड़ा हो गया। नहीं नहीं, मुझे ज़रूर जाना है, काम है, बहुत ज़रूरी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे इतना उत्तेजित देखकर मिसेस मरबरी उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। अगर ज़रूरी जाना है तो चले जाइएगा, लेकिन परेशान मत होइए। इस बार ज़्यादा दूर जा रहे हैं क्या? कस्ट एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, नहीं, मैं चेल्टनम जा रहा हूँ। जिस संकोच से उसने ये कहा वो इतना अजीब था कि मिसेस मरबरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बातचीत के लहजे में बोली, चेल्टनम अच्छी जगह है, मैं एक बार ब्रिस्टल से वहाँ गई थी, वहाँ की दुकानें बड़ी अच्छी हैं। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, कस्ट ने कहा। अखबार पर पड़े तुड़े मुड़े अखबार को उठाने के लिए मिसेस मरबरी बड़ी मुश्किल से झुकी। झुकना उसके शरीर को रास नहीं आता था। फिर वो बोली, आजकल अखबार में हत्याओं के अलावा और कुछ नहीं होता, मुझे तो बहुत ही खराब लगता है, इसलिए मैं तो पढ़ती ही नहीं। कस्ट के होंठ कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली। मिसेस मरबरी ने फिर से कहा, वो अगला कत्ल डॉनकास्टर में करेगा, और वो भी कल। अगर मैं डॉनकास्टर में रह रही होती और मेरा नाम डी अक्षर से शुरू होता तो मैं तो पहली ट्रेन पकड़कर कहीं दूर चली जाती, कोई खतरा मोल नहीं लेती। और वैसे भी इस रेस की वजह से मुश्किल और ज़्यादा बढ़ गई है। उसे लगता है कि उसे वहाँ मौका मिल जाएगा। सुनने में आया है कि पुलिस इस बार बहुत बड़े बड़े इंतजाम कर रही है। अरे अरे, क्या हुआ मिस्टर कस्ट? आपकी तबीयत तो वाकई में ज़्यादा खराब लग रही है। कुछ पी लें तो बेहतर नहीं होगा? मेरे ख्याल से आज आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। कस्ट सीधा खड़ा हो गया और बोला, ज़रूरी है मिसेस मरबरी, मैं मीटिंग में हमेशा टाइम पर पहुंचता हूं। जब मैं किसी काम को करने की जिम्मेदारी उठा लेता हूं तो उसे आखिर तक निभाता हूं। कामकाज में आगे बढ़ने का यही एक तरीका होता है। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है मिस्टर कस्ट। मैं बीमार नहीं हूं मिसेस मरबरी, सिर्फ चिंता में हूं, कुछ निजी बातों को लेकर। ठीक से सो नहीं पाया, वैसे मैं ठीक हूं। उसका हाव भाव इतना दृढ़ था कि मिसेस मरबरी बड़ी ही अनिच्छा से नाश्ते का सामान उठाकर कमरे से बाहर चली गई। कस्ट ने पलंग के नीचे से एक सूटकेस घसीटकर बाहर निकाला और अपना सामान पैक करने लगा। पायजामे, स्पॉन्ज बैग, अतिरिक्त कॉलर, चमड़े की चप्पल। फिर एक अलमारी का ताला खोलकर उसने एक शेल्फ से करीब 1 दर्जन गत्ते के डब्बे निकाले और उन्हें सूटकेस में रखा। मेज़ पर पड़ी रेलवे गाइड पर एक सरसरी सी नज़र डालकर वो हाथ में सूटकेस पकड़े कमरे से बाहर हो गया। हॉल में सूटकेस को नीचे रखकर उसने हैट और ओवरकोट पहना। ऐसा करते हुए उसने एक लंबी सांस भरी, इतनी गहरी कि कमरे से बाहर आती हुई एक लड़की ने चिंता से उसकी ओर देखा। क्या हुआ मिस्टर कस्ट? कुछ नहीं मिस लिली। तो आप इतनी लंबी और गहरी सांस क्यों खींच रहे थे? कुछ खास नहीं, बस यूं ही थोड़ी बेचैनी है मुझे। अच्छा, चलता हूँ मिस लिली, गुड बाय। तुम हमेशा से मेरे साथ बहुत अच्छी रही हो। लिली ने हंसते हुए कहा, अरे आप तो गुड बाय ऐसे कह रहे हैं जैसे आप हमेशा के लिए जा रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कस्ट ने कुछ हकलाते हुए कहा। तो ठीक है, शुक्रवार को मिलते हैं। इस बार आप कहाँ जा रहे हैं? फिर से समुंदर के किनारे? नहीं नहीं, मैं चेल्टनम जा रहा हूँ। हाँ, वो भी अच्छा है, लेकिन टॉर्के जैसा नहीं। टॉर्के तो बड़ा सुंदर रहा होगा। मैं भी अगले साल छुट्टियों में वहाँ जाना चाहती हूँ। वैसे आप उस जगह के काफ़ी पास रहे होंगे जहाँ वो हत्या हुई थी, वो ABC वाली हत्या। वो तभी हुई थी ना जब आप वहाँ पर थे? ओह हाँ, लेकिन चर्स्टन वहाँ से 6-7 मील दूर है।
कस्ट ने ऐसी विकृत और भयानक मुस्कुराहट के साथ कहा कि मिस लिली का ध्यान उस ओर चला गया। उसने फिर से कहा, मिस्टर कस्ट, आपकी तबीयत वाकई कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, गुड बाय। इतना कहकर कस्ट ने अनाड़ी की तरह अपना हैट उठाया, सूटकेस पकड़ा और जल्दी से दरवाजे से बाहर चला गया। मिस लिली मरबरी बड़ी ही उदारता से बोली, अजीब आदमी है ये, मुझे तो आधा पागल लगता है। दूसरी ओर स्कॉटलैंड यार्ड के अपने ऑफिस में इंस्पेक्टर क्रोम अपने जूनियर से कह रहा था, मुझे मोज़े बनाने वाली सारी कंपनियों की लिस्ट ला कर दो और उसे सब जगह भेज दो। मुझे उनके सारे एजेंट्स की सूची भी चाहिए जो कमीशन लेकर सामान बेचते हैं और उनके लिए ऑर्डर लेकर आते हैं। क्या एबीसी केस के लिए सर? हाँ, हरक्यूल पॉयरो को ऐसा ही लगता है। हो सकता है इसमें कुछ भी ना हो, लेकिन किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। जी ठीक है सर, मैं इंतज़ाम करता हूँ। मिस्टर पॉयरो ने अपने टाइम में काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो कुछ सनक गए हैं। वो नीम हकीम है, हमेशा ढोंग करता है। कुछ लोग उसके फरेब में आ भी जाते हैं, लेकिन मैं नहीं आता, क्रोम ने गर्व भरे स्वर में कहा। चलो, अब डॉनकेस्टर के बारे में बहुत इंतजाम करने हैं। दूसरी ओर स्कॉटलैंड यार्ड से 20 मील दूर लिली मरबरी के घर में उससे मिलने आया एक युवक उसके सामने बैठा उससे कह रहा था, आज सुबह मैंने तुम्हारे उस बुढ़े को देखा। युवक का नाम था टॉम हर्टिगन। लिली ने उत्सुक स्वर में पूछा, कौन? वो मिस्टर कस्ट? हाँ, कस्ट ही था, ह्यूस्टन में। हमेशा की तरह ऐसे दिख रहा था जैसे कोई खोई हुई मुर्गी। मुझे तो वो आदमी पागल सा लगता है। उसे किसी देखभाल करने वाले की ज़रूरत है। पहले उसने अपना अखबार गिरा दिया, फिर अपना टिकट। मैंने उठाकर उसे वापस दिया। उसे तो पता भी नहीं था कि उसने वो गिरा दिया है। उसने मुझे शुक्रिया तो कहा, लेकिन शायद मुझे पहचाना नहीं। ओह, उसने तुम्हें सिर्फ हॉल से आते जाते हुए देखा है, वो भी 1-2 बार, लिली ने कहा। उसने डांस करते हुए कमरे का एक चक्कर लगाया। तुम बहुत सुंदर नाचती हो जाने मन, टॉम ने कहा। अचानक लिली ने सवाल किया, 1 मिनट, तुमने ह्यूस्टन कहा या पैडिंगटन? मेरा मतलब जहां तुमने कस्ट को देखा था। ह्यूस्टन, टॉम ने कहा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ है भाई, तुम्हें क्या लगता है? लेकिन ये बात कुछ अजीब है। मेरा ख्याल था कि तुम पैडिंगटन से चेल्टनम गए थे। ये तुम्हारा ख्याल है जाने मन, लेकिन कस्ट चेल्टनम नहीं जा रहा था, वो डॉनकेस्टर जा रहा था। वो चेल्टनम जा रहा था, उसने मुझे सुबह बताया था। जी नहीं, डॉनकेस्टर। मुझे पक्का पता है, क्योंकि उसकी टिकट मैंने ही उठाकर उसे दी थी और उस पर साफ साफ शब्दों में डॉनकेस्टर लिखा था। लेकिन उसने मुझे कहा कि वो चेल्टनम जा रहा है, तो मुझे लगा कि वो वहीं गया होगा। तुमने गलत समझा है। कुछ लोगों की किस्मत बहुत साथ देती है। मैंने रेस में फायरफ्लाई पर शर्त लगाई है और उसे दौड़ते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कस्ट दौड़ के लिए गया होगा, वो इस तरह का नहीं लगता। ओहो, कहीं उसी की हत्या ना हो जाए। इस बार एबीसी हत्या डॉनकेस्टर में ही तो होने वाली है। अरे, कस्ट को कुछ नहीं होने वाला, उसका नाम डी से थोड़े ही शुरू होता है। इस हिसाब से तो उसकी हत्या पिछली बार भी हो सकती थी। जब पिछली हत्या हुई थी तो वो चर्स्टन के पास टॉर्के में ही तो मौजूद था। टॉम उसकी बात सुनकर हंस दिया। ओहो, उससे पहले वो बेक्सहिल में तो नहीं था? लिली ने त्योरियां चढ़ाईं। वो बाहर गया हुआ था। हाँ, मुझे याद है, वो बाहर गया हुआ था, क्योंकि वो अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम भूल गया था। माँ उसे रफू कर रही थी और उसने कहा था कि देखो, कस्ट अपने कॉस्ट्यूम के बिना ही कल कहीं चला गया है। और जवाब में मैंने कहा था, अरे छोड़ो उस बेकार पुराने कॉस्ट्यूम को, बेक्सहिल में एक बड़ा ही भयानक कत्ल हो गया है। एक लड़की को गला घोंटकर किसी ने मार दिया है। लिली की ये बात सुनकर टॉम ने और भी विश्वास भरे स्वर में कहा, अगर वो अपना कॉस्ट्यूम लेकर जाना चाहता था तो ज़रूर समुद्र के किनारे ही गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं लिली कि तुम्हारा ये बुढ़ा ही हत्यारा हो? उसकी बात सुनकर लिली हंस पड़ी। बेचारा कस्ट, वो तो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता। और फिर वो दोनों आनंद से नाचते रहे। उनके चेतन मन में
एक दूसरे के साथ समय बिताने की खुशी के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन अर्धचेतन में कहीं कुछ हो रहा था। अध्याय 23। डॉनकेस्टर। लगता है जैसे वो 11 सितंबर मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगी। सच तो ये है कि मैं जब भी सेंट लेजर का नाम सुनता हूँ तो मेरे मन में दौड़ का नहीं, हत्या का ख्याल आता है। जब भी वो अनुभव याद करता हूँ तो जो सबसे ज़्यादा याद आता है वो है काबिलियत का अभाव महसूस होना। हम सब यहाँ थे घटनास्थल पर, पॉयरो, मैं, क्लार्क, फ्रेज़र, मीगन, थोरा और मैरी। लेकिन आखिरकार हम में से कोई भी क्या कर पाया। हम सब एक कमज़ोर सी उम्मीद पर आस लगाए बैठे थे। हज़ारों की भीड़ में से एक ऐसे चेहरे या आकृति को पहचान पाना जिसे 1, 2 या 3 महीने पहले अस्पष्ट रूप से देखा गया था, मुश्किल बहुत बड़ी थी। और हम सब में सिर्फ एक व्यक्ति था जो इस बात की पहचान कर सकता था। वो थी थोरा ग्रे। इतने तनाव के बीच उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। उसका हमेशा शांत रहने वाला कुशल भाव गायब हो गया था। वो अपने हाथों को तोड़ मरोड़ रही थी, लगभग रोती हुई और पॉयरो से अपील करती हुई। मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। पता नहीं क्यों नहीं देखा। मैं कितनी पागल थी। आप लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और मैं आप सबको निराश करने वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर मैं उसे दोबारा देखूं तो पहचान भी ना पाऊं। मुझे चेहरे ठीक से याद नहीं रहते। पॉयरो बड़ी ही नर्मदिली के साथ उससे पेश आ रहा था और उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। उसने थोरा से कहा, परेशान मत हो थोरा, अभी तक किस्मत अपराधी के साथ रही है, लेकिन देर सवेर वो पलट कर हमारा साथ जरूर देगी। मेरा मानना है कि वो पलट चुकी है। मोज़ों का सुराग बस एक शुरुआत है। तुम देखना, अब से हर बात उसके हक में जाने की बजाय उसके खिलाफ जाएगी और वो और भी गलतियां करना शुरू कर देगा। आपकी बातों से और कुछ चाहे हो ना हो, लेकिन उत्साह जरूर बढ़ जाता है, फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। हम सबको थोड़ी राहत की ज़रूरत है। जब से मैं नींद से जागा हूँ मुझे एक अजीब सी बेबसी का एहसास हो रहा है, पॉयरो ने समझाने वाले अंदाज में कहा। पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। नए कांस्टेबल लगाए गए हैं। इंस्पेक्टर क्रोम का तरीका थोड़ा चिढ़ा देने वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत काबिल अफसर है। और चीफ कांस्टेबल कर्नल एंडरसन अच्छी तरह कार्रवाई करने वाला आदमी है। उन्होंने शहर में गश्त लगाने और नज़र रखने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सादे कपड़ों में हर जगह पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। अखबारों में भी अभियान चल रहा है। आम लोगों को भी पूरी चेतावनी दे दी गई है। डोनाल्ड फ्रेजर ने सिर को इधर से उधर हिलाया और बोला, मुझे तो लगता है अब वो कोशिश ही नहीं करेगा। अगर की तो वो पागल ही कहलाएगा। क्लार्क ने रूखे स्वर में कहा, बदकिस्मती से वो पागल ही है। आपका क्या ख्याल है मिस्टर पॉयरो? वो अब हत्याएं करना बंद कर देगा या इसे अंत तक लेकर जाएगा? मेरे ख्याल में उसके जुनून की ताकत इसी में है कि वो अपना कहा काम पूरा करने की पूरी कोशिश करे। ऐसा ना करना हार मानने के बराबर होगा और उसका पागल अहम ये बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि शायद वो जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए। इतना कहकर पॉयरो ने अपनी घड़ी देखी। हम सब उसका इशारा समझ गए। ये तय हुआ था कि हम लोग दिन भर काम करेंगे। सुबह जितनी गलियों में हो सकेगा गश्त लगाएंगे और बाद में रेस कोर्स में अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगे। हम सब जाने के लिए उठ खड़े हुए। लड़कियां अपने अपने हैट लेने चली गईं। डोनाल्ड फ्रेजर खिड़की के पास बाहर देखता हुआ खड़ा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ। फ्रैंकलिन क्लार्क पॉयरो के नज़दीक आया और बहुत ही धीमी आवाज़ में उसने कहा, देखिए मिस्टर पॉयरो, मैं जानता हूँ कि आप चर्स्टन गए थे और मेरी भाभी से मिले थे। क्या उसने कुछ कहा या कोई संकेत दिया? इतना कहकर वो लज्जित सा होकर रुक गया। पॉयरो ने भावशून्य मासूम सा चेहरा बनाकर उत्तर दिया, जिसने मेरे मन में शक जगा दिया। आपकी भाभी ने सुझाव या संकेत दिया? किस बात का मिस्टर क्लार्क? फ्रैंकलिन क्लार्क का चेहरा लाल हो गया। मेरी भाभी बहुत अच्छी औरत है। मैंने हमेशा से उसे पसंद किया है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कुछ समय से वो बीमार चल रही है और उस तरह की बीमारी में दवाओं के असर से लोगों के बारे में यूं ही कुछ कल्पना कर लेना
बहुत सहज बात हो जाती है। ओह। अब पॉयरो की आंखों में जो चमक उभरी थी उसके बारे में मैं कोई गलती नहीं कर रहा था, लेकिन फ्रैंकलिन क्लार्क अपनी ही व्यवहार कुशलता में लीन होने के कारण उसकी आंखों की वो चमक देख नहीं पाया। उसने कहा, वो थोड़ा, मेरा मतलब मिस ग्रे के बारे में। ओह, तो आप मिस ग्रे की बात कर रहे हैं? पॉयरो के स्वर में मासूमियत भरी हैरानी थी। जी हाँ, वो दरअसल लेडी क्लार्क ने अपने मन में यूं ही कुछ सोच लिया था। आपने तो देखा ही है, थोड़ा एक खूबसूरत लड़की है। दरअसल सारी औरतें दूसरी औरतों को लेकर थोड़ी ईर्ष्यालु होती हैं। थोड़ा मेरे भाई के लिए महत्वपूर्ण थी। वो हमेशा कहता था कि थोड़ा जैसी बढ़िया सेक्रेटरी उसे पहले कभी नहीं मिली, और वो उससे स्नेह भी करता था। लेकिन वो सब सीधा साफ, शक से बिल्कुल परे था। मेरा मतलब है, थोड़ा ऐसी लड़की नहीं है जो इस तरह के। क्या वाकई में नहीं? पॉयरो ने उसे बीच में टोकते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी भाभी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा और वो उससे ईर्ष्या करने लगी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कहती थी, लेकिन कारमाइकल की मौत के बाद जब मिस ग्रे के वहाँ ठहरने की बात उठी तो भाभी ने रुखाई से उसे काट दिया। बेशक ये दवाइयों के कारण ही था, नर्स का यही कहना है। वो कहती है कि ऐसा सोचने में उनका अपना कोई दोष नहीं है। इतना कहकर वो रुक गया। पॉयरो ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और पूछा, हाँ तो? मिस्टर पॉयरो, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि इसका कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक बीमार औरत की कल्पना भर है। ये देखिए, मैं जब बाहर था तो मुझे मेरे भाई का ये पत्र आया था। मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच क्या था। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पत्र निकालकर पॉयरो के हाथ में थमा दिया। पॉयरो ने पत्र ले लिया। फ्रैंकलिन उसके पास चला आया और पत्र पर उंगली घुमाता हुआ उसके कुछ हिस्से ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, यहाँ सब कुछ सामान्य ही है। शॉर्लट को दर्द से कुछ राहत मिली है। तुम्हें थोरा ग्रे तो याद ही होगी। वो बड़ी ही प्यारी लड़की है और मैं बता नहीं सकता उसकी वजह से मुझे कितना आराम है। इस बुरे वक्त में उसके बिना पता नहीं मैं क्या करता। उसकी हमदर्दी और काम में दिलचस्पी कभी कम नहीं होती। उसकी पसंद भी बहुत उम्दा है। खूबसूरत चीज़ों की तरफ उसका रुझान है और चीनी कला में मेरे जितनी ही रुचि है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वो मिली। इससे ज़्यादा नज़दीक और हमदर्द तो एक बेटी भी नहीं होती। उसकी ज़िंदगी मुश्किल रही है, लेकिन मुझे ये सोचकर खुशी होती है कि यहाँ उसे घर और सच्चा स्नेह मिले हैं। इतना पढ़कर फ्रैंकलिन ने पॉयरो से कहा, देखा आपने, मेरा भाई उसके बारे में ऐसा महसूस करता था। वो उसे एक बेटी की तरह मानता था। मुझे ये बहुत ही बुरा लग रहा है कि मेरे भाई की मौत होते ही उसकी बीवी ने बेचारी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। औरतें वाकई शैतान ही होती हैं मिस्टर पॉयरो। याद रखिए मिस्टर क्लार्क कि आपकी भाभी बीमार है और बहुत तकलीफ में है। मैं जानता हूँ सर, यही मैं अपने आप को कहता रहता हूँ। हमें उसके बारे में ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लेडी क्लार्क के कुछ कहने पर आपके मन में थोरा के बारे में गलत राय बन जाए। मैं कभी भी किसी के कुछ कहने पर गलत राय नहीं बनाता। मैं अपनी राय खुद बनाता हूँ, पॉयरो ने सधे स्वर में कहा। पत्र को छुपाते हुए क्लार्क ने कहा, मैं खुश हूं कि मैंने आपको ये दिखा दिया। लड़कियां आ रही हैं। अब बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। जब हम कमरे से बाहर निकल गए तो पॉयरो ने मुझे वापस बुलाया। उसने धीमे स्वर में मुझसे कहा, हेस्टिंग्स, मेरी गुजारिश है कि तुम पूरा समय मैरी ड्रोअर के साथ ही रहना। उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। ऐसा क्यों? मेरी समझ में उसकी बात नहीं आई। क्योंकि मेरे दोस्त, उसका नाम डी से शुरू होता है। हमें कोई खतरा नहीं उठाना है। मुझे उसकी बात का तर्क तुरंत समझ में आ गया। पहले ये बात बहुत दूर की कौड़ी लगती थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर ये एबीसी पॉयरो से अंधी नफरत करता है तो वो ज़रूर पॉयरो की गतिविधियों की जानकारी रखता होगा। इसलिए मैरी ड्रोअर को ख़त्म कर देना उसे बहुत उपयुक्त वार लगेगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया, पॉयरो के हाथ को थपथपाया
और कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय 24। जैसे ही उसके साथ बैठा आदमी उठकर लड़खड़ाता हुआ उसके पास से गुजरा, उसकी टोपी अगली सीट पर गिर गई और वो उसे उठाने के लिए झुका तो लीड बैटर बेसब्री से मुंह में ही भुनभुनाया। ये सब हुआ था नॉट अ स्पैरो फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान। करुणा से भरा वो सुंदर और रोमांचकारी ड्रामा जिसे देखने के लिए लीड बैटर हफ्ते भर से इंतजार कर रहा था। फिल्म की नायिका थी कैथरीन रॉयल, जो लीड बैटर के मुताबिक संसार की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री थी। उस वक्त पर्दे पर वो अपनी फटी आवाज में चिल्लाकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही थी। कभी नहीं, इससे तो अच्छा मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन मैं भूखी मरूंगी नहीं। वो शब्द याद करो, नॉट अ स्पैरो फॉल्स। लीड बैटर ने खींचते हुए सिर दाएं से बाएं घुमाया। भगवान के लिए, लोग फिल्म के अंत तक क्यों नहीं रुक सकते? रूह को हिला देने वाली इस घड़ी में बीच में उठकर जाना। तब तक परेशान करने वाला वो आदमी बाहर निकल चुका था। लीड बैटर को अब पूरा पर्दा आसानी से दिखाई दे रहा था और न्यूयॉर्क के एक मैंशन की खिड़की में खड़ी कैथरीन रॉयल भी। अब वो रेलगाड़ी में चढ़ रही थी, एक बच्चे को बाहों में लिए। अमेरिका में कितनी अजीब रेलगाड़ियां होती हैं। इंग्लैंड की रेलगाड़ियों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। अब फिर से स्टीव आ गया, पहाड़ों में बने अपने छोटे से मकान में। फिल्म अपने भावात्मक और लगभग धार्मिक अंत तक पहुंच ही गई थी। रोशनी होते ही लीड बैटर ने संतुष्टि की सांस ली। पलकें झपकता हुआ वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। वो सिनेमा घर से कभी भी जल्दी बाहर नहीं निकलता था। रोज़मर्रा की अपनी नीरस जिंदगी में वापस लौटने में उसे हमेशा पल दो पल लग जाते थे। उसने अपने आसपास नजरें घुमाकर देखा। आज दोपहर को ज्यादा लोग नहीं थे। सब लोग रेस देखने गए हुए थे। लीड बैटर को दौड़ पसंद नहीं थी, ना ही पत्ते खेलना, ना ही सिगरेट या शराब पीना। इसीलिए उसे फिल्में देखने का आनंद उठाने के लिए काफ़ी ऊर्जा मिल जाती थी। हर कोई दरवाजे की ओर जा रहा था। लीड बैटर भी वैसा ही करने वाला था। उसके आगे वाली सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा था, अपनी कुर्सी में गिरा पड़ा हुआ। लीड बैटर को ये सोचकर ही गुस्सा आ गया कि कोई नॉट अ स्पैरो जैसी फिल्म के चलते हुए भी सो सकता था। एक गुस्साया हुआ आदमी उस सोए हुए आदमी से, जिसकी फैली हुई टांगे उसका रास्ता रोके थीं, कह रहा था, एक्सक्यूज मी सर। तब तक लीड बैटर गेट तक पहुंच चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ हलचल सी नजर आ रही थी। एक चौकीदार, लोगों का एक छोटा सा झुंड। शायद उसकी सीट के आगे वाला आदमी काफी पिए हुए था। वो सोया हुआ नहीं था। वो एक पल के लिए ठिठका और फिर बाहर चला गया। ऐसा करके वो उस दिन की सनसनीखेज खबर को जानने से चूक गया। सेंट लेजर रेस से भी बड़ी सनसनी। अंदर हॉल में चौकीदार कह रहा था, मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं सर, यह आदमी बीमार लगता है। क्यों, क्या हुआ सर? दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से कुछ बोलते हुए अचानक अपना हाथ परे खींच लिया और एक चिपचिपे लाल रंग के दाग को देखने लगा। खून! हे भगवान, ये तो खून है! चौकीदार दबी आवाज में कुछ बोला। उसे सीट के नीचे से झांकती एक पीले रंग की चीज दिखाई दे गई थी। ओह माय गॉड, ये तो ABC है। अध्याय 25। बोनापार्ट क्रस्ट रीगल सिनेमा से बाहर आया और उसने आसमान की ओर देखा। ये सच में एक खूबसूरत शाम थी। तेज कदमों से चलते हुए वो ब्लैक स्वॉन होटल आ गया, जहां वो ठहरा हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर अपने सोने के कमरे तक पहुंचा। तीसरे माले पर यह एक दमघोटू सा कमरा था, अंदर की दालान और गैराज के ऊपर बना हुआ। कमरे में घुसते ही अचानक उसकी मुस्कुराहट मुरझा गई। उसकी आस्तीन की मोहरी के पास एक दाग लगा हुआ था। उसने बड़े ही ध्यान से उसे छुआ। गीला और लाल, ये खून था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। एक लंबा पतला चाकू। चाकू का फल भी गीला और लाल था। कस्ट काफी देर तक वहीं बैठा रहा। फिर उसकी आंखें किसी शिकार किए जाने वाले जानवर की आंखों की तरह पूरे कमरे में घूमी। उसने घबराहट में अपनी जुबान होठों पर फिराई और बोला, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो इस तरह बोल रहा था जैसे किसी के साथ सवाल जवाब कर रहा हो, जैसे कोई स्कूली लड़का अपने हेडमास्टर को कोई दलील दे रहा हो। उसने एक बार फिर से जुबान होठों पर फिराई।
एक बार फिर सतर्कता से कोट की आस्तीन को छुआ। फिर उसकी आंखें पूरे कमरे में घूमते हुए वॉश बेसिन पर जा रुकीं। पल भर बाद ही वो वॉश बेसिन में एक पुराने जग से पानी उंडेल रहा था। उसने कोट उतारकर उसकी आस्तीन को धोया और ध्यान से उसे निचोड़ा। पूरा वॉश बेसिन लाल हो गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो वहीं जड़ हो गया, एकटक देखता हुआ। दरवाज़ा खुल गया और एक जवान औरत हाथ में एक जग लिए अंदर दाखिल हुई। माफ़ कीजिएगा सर, आपका गर्म पानी। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, धन्यवाद, मैंने ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लिया। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही उसे अपने ऊपर गुस्सा आया। उसने ऐसा क्यों कह दिया था? लड़की की आंखें उसी पल वॉश बेसिन पर जा टिकीं। उसने बेचैन स्वर में कहा, मेरा हाथ कट गया है। एक लंबे अंतराल के बाद लड़की बोली, जी सर, और दरवाजे को बंद करते हुए वो जल्दी से बाहर निकल गई। कष्ट ऐसे खड़ा रहा मानो पत्थर की मूर्ति बन गया हो। वो बड़े ही ध्यान से कान लगाकर सुन रहा था। आखिर वो आ ही गया। क्या आवाज़ें आ रही थीं? बोलने की आवाज़ें, सीढ़ियों पर चढ़ते पैरों की आवाज़ें। उसे अपने दिल की धड़कन के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर अचानक वो जड़ता से बाहर आकर एकदम सक्रिय हो गया। उसने जल्दी से कोट पहना और दबे पांव जाकर दरवाज़ा खोला। शराब घर से आने वाली सामान्य सी आवाज़ों के अलावा और कोई शोर वहाँ नहीं था। वो चुपके से नीचे चला गया। वहाँ कोई नहीं था। उसकी किस्मत उसका साथ दे रही थी। वो सीढ़ियों के तले पर रुक गया। अब किधर जाऊं? फिर उसने फैसला कर लिया। जल्दी से एक गलियारे में से होता हुआ अहाते में खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। एक दो ड्राइवर वहाँ कारों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे और रेस में जीतने और हारने वालों की चर्चा कर रहे थे। कष्ट जल्दी से अहाते को पार करके बाहर सड़क पर निकल गया। दाएं हाथ पर पहली ही नुक्कड़ के पार, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर। क्या इस वक्त वो स्टेशन जाने का जोखिम उठा सकता था? हाँ, वहाँ भीड़ भाड़ होगी, विशेष गाड़ियाँ होंगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो ज़रूर वहाँ से निकल सकता था। बस अगर किस्मत उसका साथ दे दे तो। अध्याय 26। इंस्पेक्टर क्रोम लीड बैटर के उत्तेजित बयान को सुन रहा था। वो कह रहा था, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंस्पेक्टर, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मेरे दिल की धड़कन रुक सी जाती है। वो पूरी फिल्म के दौरान मेरे पास ही बैठा रहा होगा। इंस्पेक्टर क्रोम ने उसे टोकते हुए कहा, जरा मुझे साफ साफ बात समझने दो। वो आदमी फिल्म के अंत के आसपास बाहर गया था। वो तुम्हारे पास से गुजरा और ऐसा करते समय वो लड़खड़ाया था। उसने लड़खड़ाने का सिर्फ बहाना किया था सर, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। फिर वो अपना हैट उठाने के लिए आगे वाली कुर्सी पर झुका था। उसी वक्त उसने बेचारे को छुरे से मारा होगा। तो तुमने कोई आवाज़ नहीं सुनी? कोई कराहने की आवाज़ या कोई चिल्लाने की आवाज़? लीड बैटर ने कैथरीन रॉयल की मोटी आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुना था, लेकिन अब उसने अपनी कल्पना में एक कराह भी सुन ली। इंस्पेक्टर क्रोम ने कराह पर विश्वास कर लिया और उसे आगे कहने के लिए कहा। फिर वो बाहर चला गया। क्या तुम उसका हुलिया बयान कर सकते हो? वो बहुत ऊंचा लंबा आदमी था, कम से कम 6 फुट ऊंचा, दानव जैसा। क्या वो लंगड़ाता था? हाँ, अब आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो लंगड़ाता था। बहुत काला भी था, हो सकता है छोटी जात का हो। जब हॉल में रोशनी थी तो क्या उस वक्त वो अपनी सीट पर था? नहीं, वो तो फिल्म शुरू होने के बाद आया था। इंस्पेक्टर क्रोम ने सिर हिलाकर उसे बयान पर साइन करने को कहा और उससे पीछा छुड़ाया। उसके जाने के बाद उसने निराशा से कहा, ये एक बहुत ही बेकार गवाह है। हल्के से सुझाव पर वो कुछ भी कह देगा। साफ जाहिर है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि वो आदमी कैसा लगता था। चौकीदार को बुलाओ। फौजी की तरह अकड़ा हुआ चौकीदार अंदर आया और सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें कर्नल एंडरसन पर टिकी हुई थीं। क्रोम ने कहा, चलो जेमसन, तुम्हारी कहानी भी सुने। जेमसन ने सैल्यूट किया और बोला, जी सर। फिल्म खत्म होने के बाद लोगों ने देखा कि एक आदमी की तबीयत खराब थी। वो अपनी सीट में लुढ़का हुआ था। दूसरे लोग उसके आसपास खड़े थे। मुझे भी देखने में उसकी हालत खराब लगी सर। पास खड़े एक आदमी ने उसके कोट पर हाथ रखकर मेरा ध्यान उधर खींचा। वहाँ खून लगा हुआ था सर। ये साफ था कि वो मर चुका था।
चाकू के वार से। तभी मेरा ध्यान सीट के नीचे पड़ी एक ABC गाइड पर गया। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ये हादसा हो गया था। बहुत अच्छा जेमसन, तुमने बिल्कुल ठीक काम किया। धन्यवाद सर। क्या तुमने कुछ मिनट पहले उन सीटों से किसी को उठकर जाते हुए देखा था? कई लोग थे सर। क्या तुम उनके बारे में बता सकते हो? ज़्यादा तो नहीं सर। एक तो मिस्टर जॉफ्रे पार्नेल थे, एक युवक था सैम बेकर अपनी प्रेमिका के साथ, और किसी पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। चौकीदार ने सैल्यूट किया और बाहर चला गया। कर्नल एंडरसन ने कहा, डॉक्टरी ब्यौरा हमें मिल गया है। अब हमें उस आदमी को बुलाना चाहिए जिसने उसे देखा था। एक कांस्टेबल अंदर आया और उसने सैल्यूट करते हुए कहा, सर, मिस्टर हरक्यूल पॉयरो आए हैं और उनके साथ एक और आदमी भी है। क्रोम के माथे पर बल पड़ गए। ओह अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। पॉयरो के पीछे पीछे आते हुए मैंने क्रोम द्वारा बोले गए अंतिम शब्द सुन लिए। वो और चीफ कांस्टेबल दोनों चिंतित और निराश लग रहे थे। एंडरसन ने सिर हिलाकर हमारा अभिवादन किया। उसने बड़ी ही शिष्टता से कहा, मुझे खुशी है कि आप आ गए मिस्टर पॉयरो। एक और ABC हत्या हो गई है। इस बार उस आदमी ने चाकू से ये काम किया है। इस बार उसने छुरे का उपयोग किया है, पॉयरो ने कहा। जी हाँ, वो अपने तरीके बदलता रहा है। पहले सिर पर वार, फिर गला घोंटना और अब छुरा। ये डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। उसने एक कागज़ पॉयरो की तरफ बढ़ाया और बोला, ABC गाइड मरने वाले के पैरों के बीच नीचे फर्श पर पड़ी थी। मरने वाले की पहचान हो गई क्या? पॉयरो ने पूछा। जी हाँ, इस बार ABC ने गलती कर दी है, अगर हमें उससे कोई तसल्ली मिले तो। मृत व्यक्ति का नाम अर्ल शील्ड है, जॉर्ज अर्ल शील्ड। पेशे से वो एक नाई था। ये तो अजीब बात है, पॉयरो ने टिप्पणी की। हो सकता है उससे एक अक्षर छूट गया हो। पॉयरो ने अविश्वास से सिर हिलाया। तभी क्रोम ने कहा, अगले गवाह को बुलाएं क्या? वो घर जाने के लिए बेचैन है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक अधेड़ उम्र का अजीब सा दिखने वाला आदमी अंदर आया। वो बहुत ही उत्तेजित था और इसी कारण उसकी आवाज़ एकदम तीखी हो गई थी। वो चिंचियाती हुई आवाज़ में बोला, इतना बुरा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मेरा दिल कमज़ोर है सर, बहुत ही कमज़ोर। मैं मर भी सकता था। तुम्हारा नाम क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। डाउन्स, रॉजर इमैनुअल डाउन्स। क्या करते हो? मैं लड़कों के हाईफील्ड स्कूल में मास्टर हूँ। क्या तुम हमें बता सकते हो कि क्या हुआ था? मैं आपको सब कुछ संक्षेप में बता सकता हूँ। जब फिल्म खत्म हो गई तो मैं अपनी कुर्सी से उठा। मेरे बाईं तरफ वाली कुर्सी खाली थी, लेकिन उससे अगली में एक आदमी बैठा था जो सोया हुआ लग रहा था। मैं बाहर जाने के लिए उसके पास से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी टांगें रास्ते में अड़ी हुई थीं। मैंने उसे कहा, मुझे निकल जाने दे। वो हिला नहीं तो मैंने उसे फिर से कहा, इस बार ऊंची आवाज़ में। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने उसे जगाने के लिए उसका कंधा हिलाया। उसका शरीर बिल्कुल लुढ़क गया। तब मुझे एहसास हुआ कि या तो वो बीमार था या बेहोश। मैंने आवाज़ लगाई, अरे ये आदमी बीमार है, चौकीदार को बुलाओ। मेरी आवाज़ सुनकर चौकीदार वहाँ आ गया। मैंने जैसे ही उस आदमी के कंधे से अपना हाथ हटाया तो देखा वो गीला और लाल हो गया था। यकीन कीजिए, मेरे लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त धक्का था। कुछ भी हो सकता था। सालों से मेरा दिल इतना कमज़ोर है। कर्नल एंडरसन अजीब ढंग से डाउन्स को देख रहा था। तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो मिस्टर डाउन्स। मैं मानता हूँ सर, मेरी धड़कन तक तेज़ नहीं हुई। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। तुम्हारा कहना है कि तुम उस आदमी से 2 कुर्सियां परे बैठे थे। दरअसल पहले मैं मरने वाले के बगल वाली कुर्सी पर ही बैठा था, फिर मैं आगे को चला गया ताकि किसी खाली कुर्सी के पीछे बैठ जाऊं। तुम्हारी कद काठी बिल्कुल मरने वाले जैसी है और तुमने भी उसकी तरह ऊनी स्कार्फ पहन रखा था, है कि नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, डाउन्स ने कहा। भले आदमी, मैं तुम्हें बताता हूं कि कहाँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारे काम आई है। जैसे भी हुआ हो, जब हत्यारा तुम्हारा पीछा करता हुआ अंदर पहुंचा तो वो कुछ चकरा सा गया होगा। उसने गलत पीठ पर वार कर दिया। मैं शर्त लगा सकता हूं डाउन्स कि वो खंजर तुम्हारे लिए था।
डाउन्स का दिल इससे पहले की मुसीबतों में चाहे कितना भी मजबूत रहा हो, इस इम्तिहान में वो खड़ा नहीं रह सका। वो लड़खड़ाकर एक कुर्सी में धंस गया और उसका चेहरा नीला पड़ गया। पानी, पानी। उसके लिए तुरंत एक गिलास पानी लाया गया। उसने जल्दी जल्दी कुछ घूंट भरे और थोड़ा सामान्य हुआ। लेकिन मैं ही क्यों? देखने में ऐसा ही लगता है। तुम्हारा नाम डी से शुरू होता है और आज तक ABC हत्यारे ने इस तरह की कोई गलती नहीं की है। आपका मतलब है कि ये शैतान, ये खून का प्यासा पागल आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था सही मौका पाने के लिए? लेकिन मैं ही क्यों? इंस्पेक्टर क्रोम के मन में आया कि पूछे तुम ही क्यों नहीं, लेकिन इस इच्छा को दबाते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि एक पागल जो भी करता है उसके लिए उसके पास कारण होने की आशा करना बेकार है। अचानक डाउन्स खड़ा हो गया और बोला, अगर आप लोगों को मेरी और ज़रूरत नहीं है तो मैं घर जाऊंगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है मिस्टर डाउन्स, मैं तुम्हारे साथ एक कांस्टेबल भेज देता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम ठीक ठाक घर पहुँच जाओ। नहीं शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जाओ। डाउन्स डांवाडोल हालत में ही बाहर चला गया। उसके बाहर निकलने के बाद क्रोम ने एंडरसन से कहा, इसके घर की निगरानी के लिए 2 आदमी छोड़ दो। वे इसे एक पल के लिए भी आंखों से ओझल ना होने दें। क्या आपको लगता है कि अपनी गलती का एहसास होते ही ABC दोबारा कोशिश करेगा? पॉयरो ने पूछा। क्रोम ने सिर हिलाकर हाँ कहा। ऐसा हो सकता है। वो आदमी काफ़ी सचेत किस्म का है। अगर उसकी योजना के अनुसार कुछ नहीं हुआ होगा तो वो परेशान हो जाएगा। काश हमें उसका हुलिया पता चल जाता। हम अभी भी पहले की तरह अंधेरे में ही हैं। हो सकता है मिल जाए, पॉयरो ने कहा। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ कर्नल एंडरसन, अभी तक हत्यारे ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन जल्दी ही वो करने वाला है। तभी चीफ कांस्टेबल अंदर आया और बोला, ब्लैक स्वान होटल के मैनेजर मिस्टर बॉल एक लड़की के साथ आए हैं सर। वे कहते हैं कि उनको कुछ ऐसा बताना है जो इस केस में आपकी मदद कर सकता है। ब्लैक स्वान का मिस्टर बॉल एक भारी भरकम कम सोचने वाला आदमी था। उसमें से बियर की तेज गंध आ रही थी। उसके साथ मोटी आंखों वाली एक गोलमटोल युवती थी जो काफ़ी उत्तेजित लग रही थी। बॉल ने भारी आवाज़ में धीरे धीरे कहा, उम्मीद है मैं आपके कीमती वक्त को बर्बाद नहीं कर रहा, लेकिन इस लड़की मैरी का मानना है कि उसे आपको कुछ ऐसी बात बतानी है जो आपको जाननी चाहिए। एंडरसन ने उससे पूछा, कौन हो तुम? क्या बताना चाहती हो? बताओ। लड़की ने अपनी घबराई आंखें अपने मालिक की तरफ घुमाई। उसने उसका बचाव करते हुए कहा, सर इसका नाम मैरी है, मैरी स्ट्राउड। इसका काम होटल में आए मेहमानों के कमरों में गर्म पानी लेकर जाना है। लगभग आधा दर्जन लोग हमारे यहाँ इस वक्त ठहरे हुए हैं, कुछ तो दौड़ के कारण, कुछ अपने कामों से। आज भी ये एक मेहमान के कमरे में गर्म पानी लेकर गई और वहाँ इसने कुछ अजीब सा देखा। क्रोम ने उसे टोकते हुए कहा, हम ये सारी बात खुद मैरी के मुंह से सुनना चाहेंगे। मैरी ने कांपते स्वर में कहना शुरू किया, सर मैं पानी लेकर वहाँ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं अंदर चली गई। वहाँ पर वो सर हाथ धो रहे थे। मैंने उनसे कहा, आपके लिए गर्म पानी लाई हूँ सर। मैंने दस्तक भी दी थी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। वो आदमी बोला, कोई बात नहीं, मैंने ठंडे पानी से ही हाथ मुँह धो लिए हैं। और मैंने वॉश बेसिन की तरफ देखा और सर वो पूरा खून से लाल था। खून से लाल? एंडरसन ने तेजी से पूछा। बॉल बीच में ही बोल उठा, लड़की ने मुझे बताया कि उस आदमी ने अपना कोट उतार रखा था और उसकी आस्तीन को हाथ में पकड़े हुए था जो पानी में भीगी हुई थी। लड़की ने फिर से अपनी कांपती आवाज़ में कहा, और सर उसका चेहरा बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, घबराया हुआ और अजीब। ये किस टाइम की बात है? जी करीब 5:15 बजे की होगी। 3 घंटे से भी ज़्यादा पहले? तुम उसी वक्त यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे उसी वक्त पता नहीं लगा सर, बॉल ने कहा।
तब तक नहीं जब तक ये खबर नहीं आ गई कि एक और कत्ल हो गया है। और तब ये लड़की चिल्लाई कि वॉश बेसिन में शायद वो खून था। जब मैंने उससे पूछा तब उसने मुझे विस्तार से पूरी बात बताई। मुझे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा और मैं ऊपर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। जब मैंने पूछताछ की तो एक लड़के ने बताया कि उसने एक आदमी को चुपके से उधर से जाते देखा था और उसके ब्यौरे से वो वही आदमी लगता था। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैरी को पुलिस के पास जाना चाहिए। मैरी को ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं उसके साथ चलूँगा। इंस्पेक्टर क्रोम ने एक कागज़ उसकी ओर बढ़ाया। उस आदमी का हुलिया बताओ, जल्दी से जल्दी, गंवाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जी, उसका कद औसत दर्जे का था, झुका हुआ, और वो चश्मा पहनता था। गहरे रंग का सूट और हैम्बर्ग हैट, दिखने में फटीचर सा था। इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं बता पाई। क्रोम ने भी ज़्यादा जोर नहीं लगाया। शीघ्र ही सारी टेलीफोन लाइनें व्यस्त हो गईं, लेकिन ना ही इंस्पेक्टर को और ना ही चीफ कांस्टेबल को ज़्यादा उम्मीद थी। क्रोम ने पता लगाया कि जब वो आदमी छुपकर जा रहा था तो उसके पास कोई बैग या सूटकेस नहीं था। उसने तुरंत 2 आदमियों को ब्लैक स्वान होटल उसका सामान चेक करने के लिए भेज दिया। बॉल और मैरी भी उनके साथ चले गए। करीब 10 मिनट के बाद सार्जेंट लौट कर आया। उसने कहा, मैं रजिस्टर ले आया हूँ सर, ये रहे उसके साइन। ये क्या लिखा है, AB केस या कैश? चीफ कांस्टेबल ने पढ़ने में असफल रहने पर कहा। हम सब आसपास इकट्ठा हो गए। लिखाई बहुत ही महीन और पास पास थी, पढ़ने में काफ़ी मुश्किल। क्रोम ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, ABC। और उसका सामान मिला वहाँ? एंडरसन ने पूछा। जी हाँ, एक बड़ा सा सूटकेस मिला है जो गत्ते के छोटे छोटे डिब्बों से भरा हुआ है। डिब्बे? उनमें क्या था? सर, उनमें मोज़े भरे हुए हैं, रेशमी मोज़े। क्रोम पॉयरो की ओर मुड़ा और बोला, मुबारक हो मिस्टर पॉयरो, आपका अंदाज एकदम सही था। अध्याय 28। इंस्पेक्टर क्रोम स्कॉटलैंड यार्ड में अपने दफ्तर में था। उसकी मेज़ पर पड़ा टेलीफोन धीरे से बजा तो उसने उसे उठाया। उधर से आवाज़ आई, जेकब्स बोल रहा हूँ सर, एक लड़का आया है जो कहता है कि आपको उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। इंस्पेक्टर क्रोम ने एक ठंडी सांस भरी। औसतन 20 लोग हर रोज़ आ रहे थे ABC केस के बारे में कोई ना कोई अहम जानकारी लेकर। कई तो पागल ही थे, कईयों के इरादे अच्छे थे और उनको सच में लगता था कि उनकी जानकारी काफ़ी कीमती थी। सार्जेंट जेकब्स का काम था मोटे तथ्यों को अपने तक रखकर बारीकियों को अपने बड़े अफसर तक पहुंचाने का। ठीक है जेकब्स, भेज दो, क्रोम ने कहा। कुछ ही मिनटों में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और जेकब्स एक नौजवान को लेकर अंदर आया। ये टॉम हैरिंगटन है सर, इसके पास हमें बताने के लिए कुछ है जिसका असर ABC केस पर पड़ सकता है। इंस्पेक्टर खड़ा हुआ और उस नौजवान से उसने हाथ मिलाया। गुड मॉर्निंग मिस्टर हैरिंगटन। बैठो, सिगरेट पियोगे? टॉम हैरिंगटन थोड़ा अटपटा सा महसूस करता हुआ बैठ गया और कुछ डरते हुए उसने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर के बाहरी रंग रूप ने उसे कुछ निराश किया। देखने में वो बिल्कुल साधारण सा था। कहो, क्या कहना चाहते हो? क्रोम ने कहा। टॉम ने घबराए स्वर में बोलना शुरू किया। हो सकता है ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, ये सिर्फ मेरा अपना विचार हो सकता है मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ। ऐसा है सर, मेरी एक दोस्त है, उसकी माँ किराए पर कमरे देती है अप कैम्पडन टाउन में। उनकी 3री मंजिल का पीछे का हिस्सा 1 साल से ज़्यादा से कस्ट नाम के एक आदमी को उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। कस्ट? जी हाँ सर, वो एक अधेड़ सा आदमी है, मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है और ऐसा जो समाज में थोड़े निचले दर्जे पर आ गया हो। ऐसा इंसान जो मक्खी को भी ना मारे। और मैं कभी उसके बारे में ऐसा सोचता भी नहीं कि कुछ गलत है, अगर वो एक अजीब बात ना हुई होती। कुछ गड़बड़ाए ढंग से अपने आप को 1-2 बार दोहराते हुए टॉम ने ह्यूस्टन स्टेशन पर कस्ट के साथ अपनी मुलाकात और उसके टिकट के गिर जाने वाली घटना का विवरण दिया। आप इसे कैसे भी देखिए सर, ये थोड़ा हास्यास्पद है।
मेरी दोस्त लिली को पूरा यकीन है कि उसने कहा था कि वो चेल्टनम जा रहा है, और उसकी माँ का भी यही कहना है। वो कहती है कि जिस दिन वो गया उस दिन सुबह ही उसके साथ उसकी इस बारे में बात हुई थी। जाहिर है उस समय मैंने इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लिली ने कहा कि वो आशा करती है कि उसने ये नाम डॉनकेस्टर जाते हुए एबीसी हत्यारे से नहीं चुराया था। और फिर वो बोली कि संयोग से जब पिछला अपराध हुआ था तब कस्ट चर्स्टन ही गया हुआ था। मैंने हंसते हुए पूछा कि क्या उससे पहले बेक्सहिल तो नहीं गया हुआ था, और वो बोली कि वो पक्का तो नहीं जानती कि वो कहाँ था, लेकिन वो था कहीं समुंदर तट पर ही। तब मैंने कहा कि कहीं वही तो एबीसी नहीं है, और जवाब में लिली ने कहा कि बेचारा कस्ट तो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता। उस वक्त हमारी इतनी ही बात हुई, हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं इस आदमी कस्ट के बारे में सोचता रहा कि चाहे देखने में वो निरीह सा लगता हो, लेकिन पागल तो हो ही सकता है। टॉम ने एक सांस भरी और फिर से बोलना शुरू किया। अब इंस्पेक्टर क्रोम पूरे ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। फिर सर, डॉनकेस्टर हत्या के बाद सारे अखबारों में छपा था कि किसी एबी केस या एबी कैश के बारे में जानकारी चाहिए कि वो कहाँ है, और जो उसका हुलिया बताया गया था वो कस्ट के ऊपर बिल्कुल सही बैठता था। पहली ही छुट्टी वाली शाम मैं लिली के पास गया और मैंने उससे पूछा कि कस्ट के नाम के पहले अक्षर क्या थे। उसे तो याद नहीं आया, लेकिन उसकी माँ को याद आ गया। उसने कहा कि उसका नाम अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट है, यानी ABC। तब हम लोगों ने ये हिसाब लगाने की कोशिश की कि क्या वो एंडोवर वाले पहले कत्ल के टाइम भी कहीं बाहर गया हुआ था। आप जानते ही हैं कि 3 महीने पहले हुई घटनाओं को याद करना आसान नहीं होता। हमें काफ़ी देर लगी, लेकिन अंत में हमें समझ आ गया। 21 जून को मिसेस मरबरी का भाई उसे मिलने कनाडा से आया था। वो अचानक ही आ गया था और वो उसके लिए एक बिस्तर का इंतज़ाम करना चाहती थी। तो लिली ने सुझाव दिया था कि कस्ट क्योंकि बाहर गया हुआ है तो इसलिए उसका पलंग बर्ट को दिया जा सकता है। लेकिन मिसेस मरबरी नहीं मान रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि ये उसके किराएदार के प्रति सही व्यवहार नहीं होगा और वो हमेशा सही काम करना चाहती है। लेकिन हमें तारीख तो पक्की पता लग गई, क्योंकि बर्ट स्मिथ का जहाज़ उसी दिन साउथहैम्पटन पहुंचा था। इंस्पेक्टर क्रोम बहुत ध्यान से सुनता रहा, कभी कभी बीच में कुछ नोट करते हुए। और कुछ? उसने पूछा। बस इतना ही सर। मुझे आशा है कि आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं छोटी सी बात को बहुत तूल दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं टॉम, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। बेशक ये सबूत बहुत कम हैं, ये तारीखें भी संयोग हो सकती हैं और नाम की समानता भी, लेकिन इसके कारण मेरा उससे मिलना तो बनता ही है। क्या इस वक्त वो घर पर ही है? जी हाँ सर। वो वापस कब आया? डॉनकेस्टर हत्या वाले दिन की शाम को। तब से वो क्या कर रहा है? वो ज़्यादातर घर के अंदर ही रहता है और देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है। रोज़ ढेर सारे अखबार खरीदता है, जल्दी ही निकल जाता है और सुबह वाले अखबार ले आता है, फिर अंधेरा होने पर बाहर निकलता है और शाम के अखबार लेकर आता है। मिसेस मरबरी का कहना है कि वो अपने आप से बातें भी करता रहता है। उनका भी मानना है कि वो पहले से भी ज़्यादा अजीब और पागल सा होता जा रहा है। मिसेस मरबरी का पता बताओ। टॉम ने पता बता दिया। धन्यवाद, मैं दिन में किसी समय आऊँगा। मुझे ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि अगर कष्ट से तुम्हारा सामना हो जाए तो अपने आप पर काबू रखना और खुद को सामान्य दिखाना। और इस बात की तसल्ली रखो कि तुमने हमारे पास आकर बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छा काम किया है। गुड डे मिस्टर हैरिंगटन। टॉम ने खड़े होकर क्रोम से हाथ मिलाया और बाहर निकल गया। कुछ पल बाद जेकब्स कमरे में वापस आया और बोला, क्या आपको लगता है सर कि इसकी बात से हमें कुछ फ़ायदा होगा? उम्मीद तो जगी है, क्रोम ने कहा। अगर उस लड़के ने जो बताया सच वैसा ही हो तो। अभी तक मोज़ों के व्यापारियों का पता नहीं लगा है। अब कुछ ना कुछ तो हाथ में आना ही चाहिए। ज़रा चर्स्टन केस वाली फाइल तो देना मुझे। जो वो चाहता था कुछ पल उसे फाइल में ढूंढता रहा। आहा, ये रहा। ये टॉर्के पुलिस को दिया गया एक बयान है, हिल नाम के एक युवक का। उसका कहना है कि वो नॉट अ स्पैरो फिल्म देखने के बाद हॉल से बाहर निकल रहा था तो उसने एक आदमी को अजीब ढंग से व्यवहार करते देखा था। ये वही फिल्म है ना जो डॉनकेस्टर में चल रही थी? जी हाँ सर। इसमें कुछ सुराग हो सकता है।
इस वक्त तो कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगला जुर्म करने का तरीका उस आदमी को वहीं पर सूझा हो। हमारे पास हिल का नाम और पता है। उसका बताया हुआ उस आदमी का हुलिया थोड़ा अस्पष्ट सा है, लेकिन मैरी स्ट्राउड और टॉम हैरिंगटन के वर्णन से काफ़ी मिलता जुलता है। तुम एक काम करो जेकब्स, कैम्डन टाउन के इस पते की निगरानी पर 1-2 आदमी छोड़ दो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हमारा पंछी डर जाए। मेरा असिस्टेंट कमिश्नर से बात करना ज़रूरी है। उसके बाद मुझे लगता है कि कस्ट को यहाँ लाकर पूछताछ करना ठीक होगा। मुझे लगता है कि जल्दी ही वो बौखलाकर कोई हरकत न कर बैठे। बाहर जाकर टॉम बांध पर इंतज़ार करती हुई लिली के पास चला गया। सब ठीक है ना टॉम? उसने पूछा। टॉम ने हाँ में सिर हिलाया। मैं इंस्पेक्टर क्रोम से मिलकर आया हूँ, जो इस केस को संभाल रहा है। टॉम ने संक्षेप में उसे सारी बात बताई। तो क्या उनको लगता है कि वही हत्यारा है? लिली ने पूछा। उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है। जो भी है वो आएंगे और उससे पूछताछ करेंगे। बेचारा कस्ट। बेचारा कस्ट कहने की कोई ज़रूरत नहीं है लड़की। अगर वो ABC है तो ये जान लो कि उसने 4 भयानक खून किए हैं। लिली ने सांस भरकर सिर हिलाया। लेकिन फिर भी बुरा तो लगता ही है। अच्छा छोड़ो, अब तुम चलकर कुछ खाओगी? ज़रा सोचो, अगर हमारी बात सही निकली तो शायद मेरा नाम अखबारों में छपेगा, और साथ में तुम्हारा भी और तुम्हारी माँ का भी, और शायद तुम्हारी तस्वीर भी छप जाए। लिली ने खुशी से उसकी बाँह को ज़ोर से दबाया। टॉम ने कहा, तो चलो कॉर्नर हाउस कैफ़े में चलकर कुछ खाते हैं। हाँ चलो, बस आधा मिनट रुको, मुझे एक फ़ोन करना है। किसे? एक लड़की को, मुझे उससे मिलना था, लेकिन अब मुझे देर हो जाएगी, इसलिए मैं उसे फ़ोन करके बता देती हूँ। वो सड़क पार करके गई और 3 मिनट बाद वापस आ गई, कुछ उत्तेजित सी। उसने टॉम की बाहों में बाहें डाल दी और बोली, अच्छा टॉम, मुझे स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में कुछ और बताओ। तुमने उस दूसरे आदमी को तो वहाँ नहीं देखा? कौन दूसरा आदमी? अरे वही, वो बेल्जियन जासूस जिसे ABC हमेशा चिट्ठियाँ लिखता रहता है। नहीं, वो तो वहाँ नहीं था। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। जब तुम अंदर गए तब क्या हुआ, तुम्हें कौन मिला, तुमने किससे बात की और क्या कहा? और वे दोनों उसी तरह बाहों में बाहें डाले कैफ़े में दाखिल हो गए। दूसरी ओर अपने छोटे से कमरे में हाथ में फ़ोन का रिसीवर पकड़े कस्ट सन्नाटे में बैठा था। कुछ देर उसी हालत में बैठे रहने के बाद उसने रिसीवर को वापस रख दिया। फिर वो दरवाजे की ओर मुड़ा, जहां मिसेस मरबरी खड़ी थी, कौतूहल से भरी हुई। आपको तो बहुत कम टेलीफोन आते हैं मिस्टर कस्ट। हाँ, नहीं, ये कोई खास बात नहीं थी मिसेस मरबरी। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कस्ट ने कहा। मन ही मन उसने सोचा, ये कितनी जिद्दी औरत थी। तभी उसकी नज़र हाथ में पकड़े अखबार के शब्दों पर गई, जन्म, विवाह, मृत्यु। वो अचानक से बोल पड़ा, मेरी बहन को लड़का हुआ है, वो जिसकी कभी कोई बहन थी ही नहीं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मिसेस मरबरी ने कहा और मन ही मन सोचा, आज तक तो कभी अपनी बहन का जिक्र नहीं किया। बिल्कुल बाकी मर्दों जैसा। ऊपर से जब उस औरत ने कहा कि वो मिस्टर कस्ट से बात करना चाहती है, तो मैं तो बड़ी ही हैरान हो गई थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी लिली की आवाज़ है, कुछ उसी से मिलती जुलती, लेकिन ज़्यादा अक्खड़। बधाई हो मिस्टर कस्ट। क्या ये पहला ही बच्चा है या आपके और भी भांजे भांजियां हैं? यही एक है, कस्ट ने कहा। एक ही है जो कभी हुआ या कभी होगा। मुझे लगता है कि मुझे तुरंत चले जाना चाहिए। वे लोग चाहते हैं कि मैं आऊं। अगर मैं जल्दी से निकल जाऊं तो शायद गाड़ी पकड़ सकता हूं। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा तो मिसेस मरबरी ने पीछे से पुकार कर पूछा, क्या आप ज़्यादा समय के लिए बाहर रहेंगे? नहीं, बस 2-3 दिन। फिर वो अपने कमरे में चला गया और मिसेस मरबरी रसोई घर में चली गई, छोटे बच्चे के बारे में सोचती हुई। पिछली रात टॉम और लिली और उनका तारीखों को याद करना, ये साबित करने के लिए कि कस्ट ही वो शैतान ABC था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके नाम के शुरू के अक्षर ABC थे और कुछ और संयोगों के कारण।
उसने राहत से सोचा, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों इस बात को लेकर गंभीर थे और मुझे उम्मीद है कि अब वो अपने ऊपर लज्जित हो रहे होंगे। जब से कस्ट ने उसे कहा था कि उसकी बहन के बच्चा हुआ था, मिसेस मरबरी के मन से अपने किराएदार के प्रति सारे शक दूर हो गए थे। लिली की रेशमी शमीज़ को प्रेस करने के लिए, प्रेस का तापमान देखने के लिए उसे अपने गाल से लगाते हुए मिसेस मरबरी ने सोचा, उम्मीद है उस बेचारी लड़की को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। फिर उसका मन प्रसव संबंधी बातों की ओर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद कस्ट चुपचाप नीचे आया, हाथ में एक बैग पकड़े। एक पल के लिए उसकी आंखें टेलीफोन पर जाकर रुक गईं। दिमाग में वो छोटा सा वार्तालाप गूंजने लगा। क्या आप बोल रहे हैं मिस्टर कस्ट? मुझे लगा कि शायद आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी कि स्कॉटलैंड यार्ड से एक इंस्पेक्टर आपसे मिलने आने वाला है। इस बात के जवाब में उसने खुद क्या कहा था याद नहीं। शुक्रिया, शायद मेहरबानी, ऐसा ही कुछ कहा था। लेकिन लड़की ने उसे फ़ोन क्यों किया? क्या वो समझ गई होगी, या क्या वो ये चाहती थी कि इंस्पेक्टर के आने तक वो अंदर ही रहे? लेकिन उसे ये कैसे पता कि इंस्पेक्टर आ रहा था? और उसकी आवाज़, उसने अपनी माँ से तो अपनी आवाज़ छुपा ली थी, लेकिन लगता था कि शायद माँ जानती थी। लेकिन अगर उसे पता होता तो वो, पता नहीं, हो भी सकता है। औरतें अजीब होती हैं, उम्मीद से ज़्यादा क्रूर और उम्मीद से ज़्यादा मेहरबान भी। उसने लिली को एक बार चूहे को चूहेदानी से बाहर निकालकर छोड़ते हुए देखा था। वो दयालु लड़की है, एक दयालु सुंदर लड़की। चलते चलते कस्ट हॉल में कोट और छातों से भरे स्टैंड के पास रुका। क्या वो, लेकिन रसोई से आ रही हल्की सी आवाज़ सुनकर उसने फैसला कर लिया, नहीं, उसके पास इतना वक्त नहीं था। हो सकता है मिसेस मरबरी बाहर आ जाए। वो एक पल के लिए वहाँ खड़ा रहा, फिर उसने सामने का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर उसे बंद कर दिया। अब उसके मन में एक ही सवाल था, अब उसे कहाँ जाना है।